एक बच्ची की ल्यूसेंट की बुक गुम हो गई है, अगर किसी को मिली हो तो दे देना भाई। आज राजीव के पास नहीं है किताब, नहीं मिली है। अच्छा चलो, किसी को मिली हो तो दे देना। देखो, किसी की किताब चोरी से नहीं पढ़नी चाहिए, उससे फल नहीं मिलता। अगर किसी को भी गलती से मिली हो, जो अपने देखो, मैंने बचपन में हमारे स्कूल में एक टीचर कहती थी, जैसे बचपन में बच्चों की आदत होती है भाई, गाइड चुरा ली या कुंजी चुरा ली, तो वो कहती थी कि ऐसे चोरी से फिर ज्ञान हासिल नहीं होता, और वो ज्ञान हासिल कर लोगे तो काम नहीं आएगा। इसीलिए हो सकता है बाय मिस्टेक किसी ने अपनी किताब के साथ उठा ली हो। ल्यूसेंट कोई ऐसी कोई बहुत भारी भरकम सोने की तो है नहीं, 130 या 150 रुपए की किताब होगी, तो कोशिश करना अगर गलती से किसी के पास है तो वापस कर देना। चलो, आज हम पढ़ेंगे, कल क्या पूरा पढ़ा था? भाग। हाँ, बस अब शांति रखो। कल हमने 22 भाग पूरे पढ़ लिए। अब तुम लोगों को पेपर में कोई सा भी भाग आए, हर एक के बारे में नॉलेज हो गई। एक रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बताओ जरा, पहले में क्या है? देश। देश में स्टेट्स और यूटी। 2 में नागरिकता, 3 में अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व, 5 में केंद्र, जिसमें सारा सिस्टम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद सब समझा दिया, विधेयक भी और सुप्रीम कोर्ट भी और सब कुछ। 6 में राज्य, 7 का कैंसल्ड, निरस्त कर दिया, 8वें में यूटी, ये सारा हमें पता है। 9वें में पंचायत, 10वें में SC ST, 11 में केंद्र और राज्य के आपसी रिश्ते, 12 वित्त, उधार, संपत्ति। कौन सा अधिकार था? 300A संपत्ति का। 13 में व्यापार, वाणिज्य, मीटिंग्स, समागम। 14 में UPSC और किसी भी स्टेट के। 15 में निर्वाचन आयोग। इसमें क्या था? SC ST एंग्लो इंडियन टाइप के ना। 17 में राजभाषा, 18 आपातकाल, 19 में मिसलेनियस, संविधान का संशोधन, 21 में अस्थायी, विशेष, और यहाँ लास्ट का नाम और कब तक चलेगा, अपने ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का संक्षिप्त नाम और कब तक चलेगा। ये सबको समझ में आ गए थे? हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कई बार ऐसा करते हैं 3-4 देंगे, मिलान करो में किसका टॉपिक क्या है। इनके आर्टिकल्स भी मोटे मोटे तो सबको याद होंगे। ये दो 239 से 242। अगर सारे ना याद हो कोई बात नहीं, मेन याद रखना। जैसे मेन में आता है पंचायत 243, SC ST याद है तुम्हें 244, संबंध 245 से 263, फिर 264 से 300A, व्यापार 301 से 307, 308 से 323, 324 से 329, 330 से 342, 343 से 351, 352 से 360, संशोधन 368, तो ये 61 से 67, ये 393, 94, 95, बीच वाला हमें पता चल ही जाएगा। ये सारा सबको समझ में आना चाहिए, याद करना पड़ता है। देखो, अगर दुनिया से आगे निकलना है तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा
हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब तुम सोचो 4 बस याद करके बैठ जाएं, बात नहीं बनेगी, हर एक के बारे में पता हो। ठीक है, आज नया टॉपिक शुरू करते हैं। और ये कंप्लीट हो गया था, एक बार बुक में बताना मुझे, नहीं तो फिर इसको पूरा कर लेंगे ना पहले, फिर अगला शुरू करेंगे। कितने पेज पर थे हम? पेज नंबर 37 38 पढ़ा था, एक बार देखो, ये कंप्लीट है। 39 भी पूरा है, 40 भी कंप्लीट है, 41 42 43 ये पूरे हैं, 44 पे पहुंचे थे हम। ठीक है, अब ना बस सारे आर्टिकल्स काम के नहीं है, अब आर्टिकल्स घट गए, अब बहुत थोड़े से हमारे काम के हैं। इनको मैं टिक ज़रूर करवा दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले समझा दूँ एक टॉपिक। अब सिर्फ अंडरलाइन करने वाला काम रह गया, इसमें ज़्यादा काम नहीं है, ये अभी करा दूंगी। उससे पहले अगले टॉपिक को समझाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। इससे अगले टॉपिक पर आओ, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये समझने का टॉपिक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहले बोर्ड पे इसको समझ लो, फिर ये कोशिश करके उसको और इसको आधा कम से कम निपट जाइए। आज समझने पे ध्यान रखना सारा। आपका इंडिया जब आज़ाद हुआ या जब आपको पावर मिली 1947, उस टाइम पर आपका भारत जितना आज है लगभग इतना ही था, को बहुत अंतर नहीं था। कुछ हिस्से आपके पाकिस्तान के पास चले गए, क्योंकि उस टाइम आपके पास 565 तो रियासतें थी, और इन रियासतों में से 13 रियासतें पाकिस्तान चली गई, तो आपके पास बच गई 552, जिनमें से 539 ने कहा हमें भारत में शामिल होना है, और 3 आप जानते हैं, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, जिन्होंने कह दिया कि भैया हम तो अपना देश बनाएंगे या हम किसी और के साथ शामिल होंगे, हम प्लान करेंगे। इन तीनों के बारे में बहुत बार मैंने आपको बताया। कश्मीर के ऊपर हमारा काम धाम इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि कश्मीर की लोकेशन बड़ी पोजीशन स्ट्रांग थी, और वो पाकिस्तान का हाथ तभी पकड़ सकता था। उसके मन में बस ये बात आई और वो पाकिस्तान गया, ये हम जानते थे। इसीलिए कश्मीर से हमने कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं कि हमारा पार्ट बन ना बन। जब उसने मदद मांगी हमने तुरंत मदद पहुंचा दी। 1947 आपका देश आज़ाद होते ही सितंबर में ही कश्मीर पर अटैक हो गया था। आप अगस्त में आज़ाद हुए थे 15 अगस्त को, और सितंबर को कश्मीर के हिस्से पर पाकिस्तान की फ़ौज आके खड़ी हो गई थी। फिर इसने हमसे मदद मांगी, तब हमने इसकी मदद की, वरना हम दूर खड़े थे। कश्मीर अपनी मर्जी से साइन करके विलय पत्र पर इंडिया का पार्ट बना। हमने नहीं कहा था कि हमारे यहाँ आ जा, लेकिन जब इसको लगा कि इसका जो इलाका है वो किसके हाथ चला गया, फिर इसने भारत से मदद मांगी, और उस टाइम फिर हमने अपनी फौज भेजी। स्टार्टिंग में हमने इसको एक अलग एलिनेशन के पार्ट पे रखा। जूनागढ़ का राजा बड़ा घटिया था, और वो चाहता था कि जूनागढ़ की जनता किसके साथ चली जाए, पाकिस्तान। उस टाइम वो पाकिस्तान गया था जब जूनागढ़ में सरदार पटेल गए और जनता के प्रतिनिधियों से मिलके कहा कि अगर आप चाहें तो जूनागढ़ किसका हिस्सा बन जाएगा, भारत। क्योंकि यहाँ की जनता अधिकतर क्या थी, पटेल ने जनमत संग्रह कराया कुछ दिन के अंदर ही, और सारी जनता ने, मेजोरिटी ने कहा हमें जूनागढ़ को किसमें मिलवाना है, भारत। वो राजा पाकिस्तान के साथ साठगांठ करता रहा, इतने में जनता ने अपना फेवर दे दिया इंडिया की तरफ, और इसीलिए जूनागढ़ उस राजा के आने से पहले ही किसका पार्ट थी। राजा कभी भारत नहीं लौटा, उसको पता चल गया, वो वहीं रहा, वहीं पाकिस्तान में वहीं मर गया। हैदराबाद क्योंकि हमारे कंट्रोल में था, हैदराबाद के पास ऑप्शन नहीं था, कहाँ जाएगा, पाकिस्तान बहुत दूर है, पाकिस्तान इसकी मदद करेगा कैसे। पाकिस्तान मदद कर सकता है बॉर्डर वालों की, और मदद क्या, वो उनको हथियार दे देगा कि लड़ो, या मैं तुम्हारी केयर टेकर हूँ, मेरे पास आ जाओ। इसको क्या कहे पाकिस्तान। हैदराबाद को हम जानते थे इसकी पोजीशन कमज़ोर है, और जैसे हम चाहेंगे वैसे इसको मोल्ड होना पड़ेगा, इसीलिए हमने हैदराबाद में अपना ऑपरेशन चलाया, और यहाँ हमारी फौज ने जाके गोलाबारी भी यूज़ करनी पड़ी, लेकिन उस टाइम तो यही ज़रूरत थी। हैदराबाद को ज़बरदस्ती ही सही भारत का ही क्या बनना पड़ा, और इस तरह से हैदराबाद, फिर बाद में एक आदमी यहाँ 56 दिन तक भूखा रहेगा, मर जाएगा, बड़ा लीडर पी रामुल्ला, और उसी के चक्कर में ये आपका पहला स्टेट बनेगा। नाम क्या दिया जाएगा, आंध्र प्रदेश। हाँ, ये 1953 में। आपके यहाँ जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया ना, तो इसमें 3 तरह की बातें कही गई कि एक तो होंगे हमारे राज्य,
एक होंगे हमारे यूटी, और एक कह दिया हम अधिकृत क्षेत्र को अलग रखेंगे अगर हम किसी के ऊपर कब्जा करेंगे। आज तुम्हारे यहाँ कब्जे की लिस्ट में कुछ नहीं है, लेकिन ये मत भूलो तुमने भी कब्जा किया था। एक स्टेट है आज सिक्किम, ये हमेशा हमारा नहीं था। सिक्किम हम जानते हैं भारत का इकलौता ऐसा स्टेट है जिसके 3 तरफ इंटरनेशनल बाउंड्री है। इस तरफ नेपाल, इस तरफ भूटान और यहाँ चीन। ये बीच में छोटा सा स्टेट, बहुत छोटा, और पहले ये एक देश था। 17वीं शताब्दी में 1640s की स्टार्टिंग में सिक्किम में एक अलग तरह का कामकाज था और यहाँ पर राजा राज करते थे। मोनार्की सिस्टम था यहाँ, जैसा फ्रांस वगैरह में था ना राजशाही, भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो सिस्टम था। 333 साल तक यहाँ पे राजशाही सिस्टम चला, पर एक दिन अचानक से आपकी फौज 1975 में यहाँ गई और इनके राजशाही महल में घुस के आपके यहाँ के आर्मी के ट्रक्स और बहुत सारी फौज मिलिट्री पहुँची और इनको कहा कि अब के बाद आप अलग नहीं हैं, आप किसका हिस्सा हैं? भारत का। क्योंकि छोटा सा इलाका था, कोई बहुत फौज वौज नहीं रखते होंगे। इनको ये देख गया कि भैया हमारे बस की अब है नहीं कंट्रोल, इन्होंने भारत की तरह ही ढलना मान लिया। इस बात पे हमें थोड़ा सा डर चाइना का था, क्योंकि चाइना ये बात कह सकता है कि भारत ने इस पे कब्जा कैसे किया, ये इंडिपेंडेंट था, अलग था। यहाँ ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट हैं और हम ये भी जानते हैं कि बुद्धिस्ट की ही मेजॉरिटी कहाँ है? तिब्बत चीन तो हिस्सा जो है पूरा बुद्धिस्ट है। तो 1% हमारे मन में था कि कौन ऑब्जेक्शन उठाएगा? चाइना। इसीलिए हमने इसको स्टार्टिंग में अपना एसोसिएट स्टेट बनाया, पर जब चीन ने कुछ किया ही नहीं तो फिर हमने कह दिया ये भारत का राज्य है। जब भी आप बाहर से किसी पे कब्जा करते हैं ना, तो उसके लिए आपको अमेंडमेंट करना पड़ता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए आपने 35वां और 36वां संविधान संशोधन किया। अगर आप कोई हिस्सा बाहर वाले को देते हैं अपने इंडिया का, तो भी आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जैसे एक विवाद था बेरूबाड़ी, ये बेरूबाड़ी का इलाका क्या था? इंडिया के बंगाल और बांग्लादेश के ऐसी लोकेशन पर था कि जब मैकमोहन पता है कौन था? हाँ, चाइना। ऐसे ही एक रेड क्लिफ भी पता होगा, हमारे और पाकिस्तान। ये जो रेड क्लिफ नाम का आदमी था ना, इसने ज़बानी कह दिया कि ये वाला हिस्सा बेरूबाड़ी भारत का है, लेकिन इसने मैप में लाइन में नहीं ये लिया, वैसे ही ज़बानी कह दिया कि ये बनेगा पूर्वी पाकिस्तान, ये बनेगा भारत, और ये वाला हिस्सा जो बीच में है ये भारत को मिलेगा। लेकिन ज़बान की कीमत तो बाद में वो गया तो गई ज़बान, अब कौन देखेगा? पूर्वी पाकिस्तान ने पुरजोर कोशिश की कि इस हिस्से को हड़प ले, और हम इसीलिए नहीं बोल पाए क्योंकि कागज़ में लिखा तो था नहीं, वो तो ज़बान से बोल के गया था। इस हिस्से में 90% से ज़्यादा लोग क्या थे? तो यहाँ तो सब चाहते थे कि हम किसका हिस्सा बन जाएं? बांग्लादेश का। बांग्लादेश बाद में बनेगा, पहले क्या था? ये पूर्वी पाकिस्तान। भाई वो भी मुस्लिम बाहुल्य, ये पूरा है ही मुस्लिम बाहुल्य। बेरूबाड़ी में रोज़ दंगे होने लग गए। ये आज़ादी के कुछ साल बाद की ही घटना है। ये दंगे इतने भड़कने लग गए कि हम इनसे दुखी हो गए, और उस टाइम पे पंडित नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा कि आपके पास एक पावर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा कर सकते हैं। आर्टिकल 143 ये लिखा हुआ है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 143 में आपका राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो चीफ जस्टिस से, इनसे कहा कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, बताइए क्या करें। तो उसने 4-5 जजेस की एक बेंच बनाई और सबने डिस्कस करके कहा कि अगर दंगे रोज़ भड़क रहे हैं, लोग नहीं रहना चाहते, तो ज़बरदस्ती कितने दिन रखेंगे? ये एक ना एक दिन तो उनके पास जाएंगे, या ये रोज़ मारकाट मचाएंगे, हमारे लोगों को मारेंगे। इससे बढ़िया इस एरिया को किसको ट्रांसफ़र कर दो? भाई जब मेजॉरिटी मुसलमानों की है तो वो इंडिया में नहीं रहना चाहते, ठीक है। बेरूबाड़ी की सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, लेकिन फिर हमें याद आया कि जब हम कोई हिस्सा बाहर से लेते हैं किसी बाहर वाले का, या हड़पते हैं, या हम अपना हिस्सा देते हैं, तो हमें किताब में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसीलिए हमने बेरूबाड़ी के लिए 9th अमेंडमेंट किया, 9वां संविधान संशोधन, जिससे आपने क्या किया? बेरूबाड़ी का इलाका किसको सौंप दिया? पूर्वी पाकिस्तान को। आज वो बांग्लादेश है, ये बेरूबाड़ी का। इसी तरह का एक विवाद था आपके और बांग्लादेश के बीच में जब वो बना था। बांग्लादेश जब बना तो बांग्लादेश 1971 की हमारी और पाकिस्तान की लड़ाई, भारत
पाक युद्ध के समझौते के बाद ही तो बना है। 2 जुलाई 1972 में आपका ये देश बना और इस पे साइन किए थे इंदिरा गांधी और Z.A. भुट्टो ने। और यहाँ जो आदमी काम कर रहा था अपने देश के लिए, उसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। इसने काम किया, लेकिन दिक्कत फिर वही आई, इनके इलाके से एक इलाका, जैसे मान लीजिए मेन बांग्लादेश ये है, अब इनके इलाके का एक हिस्सा ऐसा था जिसके रास्ते में हम पड़ते थे, वो ज़मीन हमारी मानी जाती थी। जैसे अब सिक्किम है, सिक्किम आपका है, किसी को चाइना जाना हो तो आपकी स्टेट में से गुजर के जाना पड़ेगा ना ऊपर। ऐसे ही बांग्लादेश को अपने हिस्से में जाने के लिए ये बीच का कॉरिडोर इस्तेमाल करना पड़ता था। ये 3 बीघे ज़मीन थी, तो 3 बीघा आपस में लड़ाई झगड़े का कारण बन गया। स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा, क्योंकि इनके साथ हमारा फेवर था, तो हमने कहा ठीक है भैया, ये ज़मीन तुम्हें देंगे नहीं, लेकिन दिन के 6 घंटे खोल देंगे इसको, जिसको आना है जाना है चले जाओ। तो इन्होंने कहा कि ठीक है 6 घंटे, पर बाद में जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोई दिक्कत आ गई, तो अगले दिन का वेट करना पड़ता जाने के लिए यहाँ की बसावट के लोगों को। तो कहा भाई 6 घंटे में काम नहीं आ रहा, तुम डे लाइट में 12 घंटे इसको खोल के रखो। फिर 12 घंटे खोला, लेकिन फिर रात में कोई दिक्कत, किसी को एकदम से भागना पड़े, कोई इस तरह की चीज़ हो जाए, तो उन्होंने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी, आप इसको पूरे दिन के लिए खोल के रखो, रात के लिए। तो भारत ने कहा अच्छा अगर हम दिन रात के लिए खोल के रखें तो तुम यहाँ कब्जा जमा लोगे, भाई ये तो हो कि हमारी ज़मीन है। तो अब जाके ये लंबा एक डिस्प्यूट रहा हमारे और बांग्लादेश के बीच, लड़ाई का कारण बना कौन सा समझौता? 3 बीघा। कई बार समझौते हुए इंदिरा गांधी के टाइम, उसके बाद भी। अब जाके जब ये मोदी जी हैं, इन्होंने बांग्लादेश के साथ प्रॉपर तरीके से कहा भाई इस लड़ाई को बंद करते हैं, और 2011 में हमने ये 3 बीघा ज़मीन जो हमारी थी, हमने इनको लीज पे दे दी, पट्टे पे दे दी, उधार दे दी 99 साल के लिए। अब 99 साल बाद ना मोदी बचने और ना शेख हसीना बचनी, तो उसके बाद कौन देखेगा कि ये क्या हुआ नहीं हुआ, उस टाइम क्या ट्रीटी रहेंगे हमें नहीं पता। पर 99 साल के लिए अब ना हम उनसे लड़ेंगे ना वो हमसे। कौन से समझौते के कारण? जिसके तहत हमने कुछ एरिया उनको लीज पर दिया और कुछ आपस में बस्तियां भी आदान प्रदान कर ली। 111 बस्तियां हमारे यहाँ से गई, 51 बस्तियां उनके वहाँ से। जैसे रोज लड़ने से बेहतर है एक बार लड़ाई को बैठ के निपटा लिया जाए। ये आपके और किस देश के बीच का विवाद था? तो जब भी आप इस तरह के, अब ये तो आपने लीज पर दिया, अगर आप इनको ये 3 बीघा दे देंगे ना ज़मीन, तो फिर आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट वैसे ही करना पड़ेगा जैसा आपने किसके लिए किया था? बेरूबाड़ी के लिए। क्या आपने सिक्किम के लिए अमेंडमेंट किया था? क्योंकि वो आपने बाहर से लिया था, ये आपने उनको दिया, तो भी 3 बीघा पे अमेंडमेंट क्यों नहीं किया? ये लीज पर है, कितने सालों के? अब जो आज लीज कर रहे हैं 99 साल बाद, क्या पता कैसे सर्कमस्टांसेस होंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे। अब ध्यान से सुनो, ये तो थी इस तरफ की बात। अब नीचे के हिसाब किताब को देखें। यहाँ आप सब जानते हो गोवा इलाका था, किसका था ये? चाहे उन्होंने हड़प रखा था, लेकिन लंबे टाइम से उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में था। आपने जब पुर्तगालियों से ये लिया तो क्या आपको किताब में चेंज करना पड़ा होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये विदेशी हिस्सा आपको मिला। ऐसे ही यहाँ पर पुदुचेरी, पता है ना सबको, ये यहाँ पर 4, इसका नाम है, ऊपर वाले का नाम क्या है? यनम, नीचे वाले का करिकाल, पौंडीचेरी, और ये माहे। ये आपने किससे लिए? फ्रांस से। इसके लिए भी आपको अमेंडमेंट करना पड़ा। ऐसे ही आपने दादर नागर हवेली, दमन दीव जैसे सारे इलाके किससे लिए हैं? पुर्तगालियों से। तो जिससे आपने चीज़ें ली हैं ये विदेशी हैं। हर बार आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ा? संशोधन। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा हमारे सामने आंध्र प्रदेश का हिस्सा कट के तेलंगाना बन गया। क्या इसके लिए कोई अमेंडमेंट किया? क्यों नहीं किया? हमारा देश अपने देश के 50 हिस्से करें, 10 करें, 20 करें, हमने किसी से लिया नहीं, हमने किसी को हिस्सा दिया नहीं, ना हमने कोई हड़पा, इसलिए हमने इसके लिए अमेंडमेंट नहीं किया। हरियाणा बना तो कोई अमेंडमेंट हुआ था क्या? नहीं, वो अमेंडमेंट अलग थे। वो अमेंडमेंट था 7वां और 18वां। ये अमेंडमेंट थे कि राज्य कैसे बन रहे हैं, ये स्पेशल हरियाणा के लिए नहीं था। तो इसलिए ये याद रखना कि कुछ स्टेट्स के लिए अमेंडमेंट करने पड़े, कुछ के लिए नहीं करने पड़े। किन के लिए नहीं करने पड़े? जो हमारे हिस्से में से कटे। और इसी के लिए आर्टिकल 2 और 3 लिखा गया है। आर्टिकल 1 याद है तुम्हें?
भारत राज्यों का एक संघ है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। 2 क्या कहता है, अगर हम बाहर से कोई हिस्सा अपने इंडिया में शामिल करते हैं तो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे। और 3 कहता है अपने में से हम अपने देश के और हिस्से बनाते हैं, तो आर्टिकल नंबर 3। इसके लिए अमेंडमेंट नहीं करना। अगर आप बाहर से कोई बड़ा हिस्सा या किसी बाहर के आदमी की प्रॉपर्टी या किसी देश की प्रॉपर्टी अपने देश में मिला रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट। क्या एग्जाम्पल याद रखोगे, सिक्किम है, गोवा है, दादर नागर हवेली है, दमन दीव है, इन सब के लिए आपको क्या करने पड़े, अमेंडमेंट। हरियाणा के लिए, महाराष्ट्र, गुजरात के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं करना पड़ा। क्लियर हो गया ये 2 तरह की प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई, एक अपने में से बनाई और एक बाहर से बनाई। क्या कोई स्टेट अपना नाम बदल सकता है? कैसे बदलेगा? पहले वो वहां की विधानसभा में विधेयक पेश करेगा, बिल, भाई मुझे अपना नाम बदलना है। ये किसके साइन के साथ जाएगा, एमएलए। और इनकी अगर मेजॉरिटी होती है तो ये कागज का टुकड़ा जाएगा संसद, लोकसभा, राज्यसभा। अगर साधारण बहुमत लोकसभा का भी कह दे हाँ भैया बदल लो, हमें क्या करना है, और ये भी कह दें तो फिर कौन साइन कर देगा, राष्ट्रपति। और इस तरह से इनका नाम बदला जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना मैंने बना दिया। कई बार इनका स्टेट ही अड़ जाता है कि नहीं बदलना नाम, कई बार यहाँ से कागज जाके यहाँ अटक गया, तो ये नाम बदलना आसान नहीं है। लेकिन अगर नाम बदलवाना है तो प्रोसेस ये होगा कि अपने राज्य की विधानसभा से लिखवा के इन सब से पारित कराओ, तब तुम्हारा नाम बदलेगा। क्या किसी ने हाल फिलहाल में नाम बदला है? अब कई साल पहले असम का नाम असोम, पश्चिम बंगाल का नाम वेस्ट बंगाल ने हटवा के क्या कर लिया, बंगाल। ऐसे ही अब पीछे कह रहे थे हरियाणा का क्या कर दें, हरियाणा। तो हरियाणा के लोगों ने कहा रहने दो, हम बोलेंगे फिर भी हरियाणा ही, इसलिए हमारा नाम यही छोड़ दो, हमें चेंज मत करो, क्योंकि यहाँ आदत है ना ये बोलने की, हरियाणा। लेकिन आपको लिखा जाता है, हाँ, तो वो कह रहे थे तुम्हारा नाम बदल दें, तो हरियाणा के लोगों ने कहा जरूरत ही नहीं है, जब हमें बोलना ही है, हमारे मुंह से ये निकलेगा ही नहीं, तो लिख भी यही लेंगे हम हिंदी में, इसलिए हमने नाम बदलने की कोशिश नहीं की। ठीक है, समझ में आ गया ये? जल्दी से किताब उठाओ, 54 पेज पर देखो। 54 पेज पर है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जल्दी से पढ़ेंगे। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है। भाग 1 स्टार्टिंग के 4 आर्टिकल तुम्हारे बारे में है, देश के बारे में। अगला पॉइंट पढ़ो। आर्टिकल 1 में कहा गया इंडिया यानी भारत, कितने नाम है तुम्हारे? 2। इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान, भारतवर्ष कुछ नहीं है हमारा नाम। इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये क्या है, होल्डिंग टुगेदर या कमिंग टुगेदर? हम जबरदस्ती पकड़ रखा है। कौन कमिंग टुगेदर है? तभी वो भागते नहीं। हमारे यहाँ से लोग भागने की कोशिश में राज्य लगे रहते हैं। आगे पढ़ो। ये व्यवस्था 2 बातों को स्पष्ट करती है, एक देश का नाम कि हमारा नाम है इंडिया और भारत, और दूसरी राज करने की पद्धति यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या है हमारे देश में? यूनियन और स्टेट 2 चीजें किसका एग्जाम्पल हैं? संघात्मक का, फेडरलिज्म का। लिख लो ये बात, जल्दी से लिखो। यहाँ देश का नाम तो तुम्हें पता है, राज पद्धति में लिख लो फेडरलिज्म, जिसमें शक्तियों का बंटवारा कर रखा है। तुम्हें देश नहीं कहा, तुम्हें कह दिया राज्यों का संघ। इसका मतलब संघात्मक शासन, संघ शब्द संघात्मक, फेडरल सिस्टम है, शक्तियों का बंटवारा। इससे क्लियर हो गया। नेक्स्ट पढ़ना। तो कहेंगे क्या कहीं पे ये ऐसा मेंशन है कि इंडिया में फेडरलिज्म चलता है? तो तुम कहोगे स्पष्ट नहीं लिखा, लेकिन कहाँ से अंदाजा होता है? आर्टिकल नंबर 1 से आइडिया लगता है कि भारत में फेडरल सिस्टम है। नेक्स्ट पढ़ना। भारतीय परिसंघ राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। तुमने समझौता बस एक के साथ किया था, जम्मू कश्मीर, और वही सिर पे चढ़ा रहता था। बाकी सबको हमने क्या किया, समझौता या वैसे ही मनाया? जूनागढ़ में हमने क्या किया, जनमत संग्रह। हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही, वो अपने आप ही मान गए आधे। तो ये पढ़ के देखो, समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। समझौते में क्या होता है, जब तक चले ठीक है, जिस दिन ना चले अलग। इंडिया होल्डिंग टुगेदर नहीं है, यह है लिख लो यहाँ। इसीलिए ये 10वीं क्लास में लिखा है ये बात एनसीईआरटी में, होल्डिंग टुगेदर।
जबरदस्ती पकड़ रखे हैं, कोई समझौता नहीं है कि मर्जी से इसको तोड़ के चलते बने नॉर्थ ईस्ट वाले या कोई भी। कमिंग टुगेदर नहीं है ये। कमिंग टुगेदर होता है मर्जी से आ गए, समझौता कर लिया, अमेरिका टाइप के। हमारे यहाँ नहीं है ये, हमने जबरदस्ती इन सबको इकट्ठे कर रखा है। ठीक है, आगे पढ़ो। तो भारतीय कोई समझौते का परिणाम नहीं है, इसीलिए राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, कोई अलग नहीं हो सकता। संविधान के भाग 1 में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया, एक राज्य, एक यूटी। कितने राज्य हैं? 28। कितने यूटी हैं? 8। तीसरा है अर्जित राज्य क्षेत्र, एक्वायर्ड। कोई है? ये सिक्किम कहाँ से आया? एक्वायर्ड। लेकिन तुम लिखते नहीं हो, तुमने सिक्किम को किस लिस्ट में डाल दिया? राज्यों की में। ये तुमने एक्वायर्ड में देखा था। सिक्किम भी हमने एक्वायर किया है, गोवा भी, दादर नागर हवेली भी, पणजी भी, ये अपना क्या नाम है इसका, पुदुचेरी भी। लेकिन अब हमने इस लिस्ट में 0 दिखा रखा है, क्योंकि अब ये सब हमारे ही हैं। हमने कुछ साल देखा कि गड़बड़ तो नहीं है, जब लगा कोई गड़बड़ नहीं कर रहा तो फिर अपने ही पार्ट में बना लिए। तो अर्जित में हमने 0 दिखा रखा है। वैसे कई हैं अर्जित, लेकिन किस में ऐड कर दिया वो? या तो यूटी में या तो स्टेट में। आगे पढ़ना। वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 8 यूटी हैं। अर्जित राज्य की सूची में कोई क्षेत्र शामिल नहीं है। क्या वास्तव में नहीं था या थे? पर अब जिंदगी भर दूसरों को क्यों दिखाएं? देखो हमने अर्जित कर रखे हैं, किसी के मन में आ जाए अर्जित को मैं छीन लूं, हमने दिखाया हमारे पास नहीं है अर्जित, ये सब हमारा ही है, अपना इंडिया का। नेक्स्ट देखो, राज्यों और संघ शासित राज्यों के नाम, उनका क्षेत्र विस्तार संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। तो हर स्टेट का नाम, उसका टोटल एरिया कहाँ लिखा गया है? क्योंकि पहली अनुसूची में ही देश की जानकारी थी जो हम पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट देखो, भारत के क्षेत्र और भारत का संघ। क्षेत्र मतलब होता है बड़ा हिस्सा जिसमें सब कुछ आएगा, और संघ का मतलब है छोटा, सिर्फ संघ वाला, यूनियन वाला। पढ़ के देखो, भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज्यादा व्यापक अर्थ है। भारत का संघ में सिर्फ राज्य शामिल हैं, जबकि भारत के क्षेत्र में राज्य, यूटी और वो क्षेत्र जिन्हें यूटी केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है। तो क्षेत्र बड़ा हुआ या संघ? संघ में क्या आया? सिर्फ अपना देश के मेन। लेकिन इसमें क्या आया दूसरे में? आस पास से कल को हमें कोई और हड़पना पड़े, छीनना पड़े तो वो भी आ सकता है। हड़पना शब्द थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन रियलिटी यही है। सिक्किम वालों से पूछ के देखो कि तुमने क्या किया, तो वो क्या कहते होंगे कि हम अलग से एक देश थे, भारत ने हमें इस तरह अपने कंट्रोल में किया। सिक्किम आज भी अपने हिसाब से जीता है। तुम जानते हो पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा बना? सिक्किम। सिक्किम के लोगों ने अपने सीएम को लगातार बनाए रखा था। पवन चामलिंग याद है? 25 साल। बेशक आपका हिस्सा है, लेकिन आज भी वो अपने हिसाब से लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी रहा है। अच्छा स्टेट है, बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट देखो, तो भारत के राज्य वर्ण संघ शासित क्षेत्र और क्षेत्र, ये सारा हो गया। संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। ये तुम्हें कैसे पता कि बंटवारे में हिस्सा है? क्योंकि भारत क्या है? राज्यों का एक संघ, तो राज्यों को पावर तो देनी ही पड़ेगी। यहाँ संघात्मक व्यवस्था लिख लो। हिस्सेदारी दिखाती है कि आप फेडरलिज्म के अंडर रह रहे हैं। हिस्सेदारी, संघात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट करना, दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र और केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। जैसे जिसको ये अपने में ऐड करें, वहाँ स्टार्टिंग में एकदम से उनका सीएम बनाएंगे या पहले अपना ही अधिकार रखेंगे? सिक्किम में एकदम सीएम बनाया होगा या बाद में? अगर एकदम सीएम बनाते तो वो सिक्किम का ही आदमी होता और वो अपने लोगों को भड़का के उनको अलग करवा देता। कश्मीर का तुम्हारे सामने नहीं है मुद्दा, तुमने कश्मीर देखा। कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में सीएम कौन थी? महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती जी बढ़िया काम कर रही थी अपने हिसाब से। बीजेपी ने सोचा क्या किया जाए, कश्मीर को कैसे, जो इतना ज़्यादा मनमर्जी कर रहा है, कैसे ठीक करें। तो उन्होंने सबसे पहले महबूबा मुफ्ती को अपने कॉन्फिडेंस में लिया और कहा सिस्टम को थोड़ा सुधारना है और यहाँ की जो ये विधानसभा है ना, इसको भंग करवा देते हैं। और महबूबा मुफ्ती को लगा कि ठीक करेंगे ये। इन्होंने अपने टाइम पर, जब इनका समय अच्छा था, विधानसभा को क्या करवा दिया? भंग।
इनको ये एश्योरेंस दिया गया कि कुछ दिनों में नहीं बनवा देंगे, कुछ चेंजेस करके आपकी विधानसभा को दोबारा बहुत बढ़िया बनवाएंगे। अब वो बैठ गई कि विधानसभा बनेगी, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। फिर उसने फ़ोन घुमाया, जी आप कह रहे थे विधानसभा बनानी है। उन्होंने कहा हाँ बनाएंगे भी, अभी थोड़ा काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके, और जम्मू कश्मीर में वो तो इनको सोच रही थी काम करेंगे, इन्होंने वहाँ धीरे धीरे करके फौज भेजनी स्टार्ट कर दी कि काम करवाएंगे ना, तो थोड़ा सा काम करने के लिए हमें काम भी करना पड़ेगा। तो वो उनको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कब जाके फौज इतनी बढ़ती चली गई कि वो इन्हीं पे हावी हो जाएगी। इनको बिल्कुल 1% भी नहीं था कश्मीर वालों को कि अचानक से ऐसा हो जाएगा। ये सब जब ये 1.5 साल भर हो गया ना इस घटना को, इनकी विधानसभा भंग, यानी अब सारी पावर कौन यूज़ कर रहा होगा? राज्यपाल। और राज्यपाल कहीं ना कहीं देश से संबंधित ही होता है, तो राज्यपाल ऐसा कोई स्टेप नहीं लेगा जो इनको नुकसान पहुंचाए। उस सेंस में धीरे धीरे करके जम्मू कश्मीर में चारों तरफ फौज इतनी बढ़ा दी गई कि यहाँ कोई भी कुछ भी कार्यवाही करे तुरंत फौज एक्शन ले सके, दंगे फसाद ना हो। और इस दौर में लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पेश कर दिया गया। अब ये बिल पेश तब किया गया जब यहाँ पे इमरजेंसी जैसी कंडीशन लगा दी कि सारे स्कूल बंद, कॉलेज बंद। भाई जैसे लोग गुस्से में आए, यूनिवर्सिटी में आग लगा दें, कॉलेज में दिक्कत हो जाएगी ना। हर किसी को घर में एक तरह से कैद कर दिया, अपने घर से निकलना नहीं है। सारे इंटरनेट के कनेक्शन, टीवी, रेडियो सब बंद, कोई अखबार नहीं छपेगा, कोई वहाँ कार्यकर्ता कोई काम ही नहीं कर सकता, हर कोई अपने घर पे कैद रहो। और इस बीच में बहुत जल्दी से क्योंकि काम करना था, अगस्त में जाके ये सब बिल का काम हुआ और सबको लगा था कि ये पास नहीं होगा, ऐसा लग रहा था पास नहीं होगा। लेकिन अगस्त में ही इसको लोकसभा, राज्यसभा की मंजूरी, और किसके साइन हो गए? राष्ट्रपति। और जब तक कोई कुछ समझ पाता, अचानक से हमें पता चला अक्टूबर में जाके, 31 अक्टूबर 2019 को, कि जम्मू कश्मीर का कौन सा दर्जा? विशेष, आर्टिकल 370 हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब लोग घरों से निकलते, काम करते, लेकिन तब जैसी घर से निकले, बाहर 4-4 फौजी हर गली में खड़े हैं और उनको कह दिया शूट एट साइट, जैसे ही कोई दरवाज़ा खुले तुरंत मार दो। तो 2-4 खोल के देखें तो फिर एक आधा मारा भी होगा, हो सकता है। वो एक तरह से ये मान लो कि वो एक्शन ले ही नहीं पाए। अब तुम्हें सुन के लग रहा होगा ठीक किया, लेकिन इसको दूसरे नज़रिए से देखो, जो मानवतावाद की बात करते हैं कि भाई तुमने ह्यूमन राइट्स को मार दिया, तुमने लोगों को क्या कर रखा है घर में, और तुम जबरदस्ती उनके ऊपर ऐसे प्रशासन को अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हो। कुछ लोगों ने आनाकानी की, लेकिन सरकार ने कहा अब कुछ भी हो, अब ये 370 नहीं चलेगा। सोचो महबूबा मुफ्ती कितनी बैठ के रोई होगी, क्योंकि मैंने इनकी बात सुनी और मैंने अपनी विधानसभा भंग करवाई। नहीं तो विधानसभा चलती रहती तो इतनी हिम्मत ना पड़ती ना। विधानसभा भंग होने पर राज्य खत्म बराबर हो जाता है, फिर सारा काम केंद्र करता है। और आज 2019 के बाद से आप जानते हैं इस कश्मीर के 2 हिस्से बन गए, एक ये वाला यूटी और एक ये वाला यूटी, ये लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर। सरकार का एक स्टेप और भी था, लेकिन सरकार ने वो उठाया नहीं। अभी वो चाह रहे हैं जम्मू और कश्मीर को भी अलग कर दें। इसका लॉजिक ये दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा जो गतिविधियां गड़बड़ की होती है ना, वो कश्मीर में मुस्लिम कम्युनिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है और जम्मू में हिंदू ज़्यादा। जम्मू में बहुत कम, ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है कि जम्मू में कोई आतंकवादी गतिविधि हुई। जितनी गतिविधियां होती हैं वो किसके आसपास? कश्मीर घाटी में, और यहीं टूरिज्म है। इसका मतलब आपको पैसा भी यहीं से कमाना है और यहीं पे सारा क्राइम भी है। तो इसलिए सरकार चाह रही थी कि इनके भी हिस्से ऐसे बांट दिए जाएं कि जम्मू में अलग फौज काम करे और कश्मीर में अलग तरीके से काम किया जाए, तो फिर सबको दुखी ना करना पड़े। अब जैसे इनके साथ साथ इनको भी दुखी करना पड़ता है। अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है कश्मीर में, तो उसमें जम्मू भी तो फंसता है ना बीच में। भाई एक की गलती दूसरे को भुगतनी पड़ती है। अब ये चाहते हैं इनको अलग कर दे, लेकिन अभी ये पाइपलाइन में है, किया नहीं है ऐसा ज़रूर कर दिया कि हिंदू मुस्लिम इस तरफ हैं और बुद्धिस्ट इस तरफ। यहाँ कभी कोई कार्यवाही तुमने सुनी नहीं होगी। यहाँ जनसंख्या मुट्ठी भर रहती है और पहाड़ी इलाका है, बहुत ठंडा इलाका है। यहाँ के लोग शांत प्रकृति के हैं। सबसे ज़्यादा गड़बड़ किस तरफ होती है? तो सरकार ने अब कश्मीर को, आगे देखो अब क्या करते हैं। पर यहाँ के लोगों का कहना है कि ठीक है, हमने 370 खत्म मान लिया क्योंकि कुछ कर नहीं पाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि कम से कम हमारी विधानसभा तो बनवा ही दो।
ताकि हम लोगों का अपना एक रिप्रेजेंटेटिव तो हो। तो अब सरकार कह रही है ठीक है, आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन इस बात को 19 के बाद 20 गया, पूरा 21 गया, 22 अभी कहीं दिख नहीं रहा, क्योंकि अखबार में तो कहीं लिखित में आया नहीं। ये हो सकता है ये भी ख्याली पुलाव पका रहे हो कि हमारी बनेगी विधानसभा, और हम भी सोच रहे हो बनेगी, बननी अभी है नहीं, अभी वहाँ कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जब तक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तब तक किसकी चलेगी? और देश में कौन बैठी है? केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। तो ये उनके नजरिए से देखें तो नुकसान है। कितने महीनों उनके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद रहा। 19 में कोई पेंडेमिक नहीं था, पेंडेमिक 20 में आया, वो 19 से झेल रहे थे ऐसा ही माहौल। तो कुछ लोग कह रहे थे कि गलत कर रहे हो, लेकिन अब कभी भी न कभी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है चीजों को सुधारने के लिए। चलो आगे देखो क्या कह रहे हैं। बंटवारा हमने पढ़ लिया। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र और केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन, तो समझ में आ गया। अब यहाँ किसका प्रशासन है? केंद्र का। यहाँ सब ये करेंगे। एक संप्रभु राज्य, क्या होता है संप्रभु? हाँ, सोवरेन जिसे कहते हैं, संप्रभु। इसका मतलब होता है जब हम अपने सारे डिसीजन स्वयं ले लें। हमें पाकिस्तान से नहीं लड़ना, लड़ना है, हमें चीन के साथ क्या पॉलिसी अपनानी है, जब सब चीज़ें हमारी मर्जी की हो ना, तो हम कहते हैं इंडिया इज़ अ सोवरेन नेशन, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। तो अपने बारे में पढ़ लें हम। एक संप्रभु राज्य, हमें राज्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दुनिया की नज़र में तुम राज्य ही हो, तुम्हें देश नहीं कहता कोई। हर किसी को हम यही कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में स्टेट कहलाते हैं हम। तुमने अगर 10th क्लास पढ़ी हो तो नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है वहाँ कंट्री का नाम नहीं लिखा। नेशन स्टेट मतलब एक देश, लेकिन उसको कंट्री ना कह के क्या कहा गया? नेशन स्टेट। तो इंटरनेशनल लेवल पे हमें एज सच कंट्री नहीं, सबको स्टेट कहा जाता है, नेशन स्टेट। पढ़ो आगे। तो एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। तो क्या हम किसी इलाके का अधिग्रहण कर सकते हैं? सिक्किम का हमने अधिग्रहण ही किया था। आगे पढ़ो। उदाहरण के लिए सत्तांतरण, संधि के अनुसार खरीद लें, उपहार या लीज। लीज पर एग्जाम्पल क्या याद रखोगे? 3 बीघा। 3 बीघा तुमने लीज पर दिया है, कब दिया? 2011। कितने साल के लिए? 99 साल के लिए बांग्लादेश को दे दिया हमने, तो लीज पर दे सकते हैं। चौथी लाइन में 5वीं में टिक करना। उदाहरण के लिए भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, जैसे दादर नागर हवेली, गोवा, दमन दीव, पौंडीचेरी और सिक्किम। चलो ये तो विदेशियों के थे, सिक्किम किसका था? सिक्किम किसी की प्रॉपर्टी नहीं थी, अपना पर्सनल था, वहाँ राजशाही तंत्र था। गोवा तो मान लिया किसी ने हमसे छीना था, दादर नागर हवेली हमसे छीनी थी, सिक्किम हमसे छीना था क्या? सिक्किम अलग से देश था, हमने वहाँ से अपने हिस्से में मिला लिया। अनुच्छेद 2 टिक कर लो। संसद को संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार। ये कौन से होंगे? 2 नंबर वाले, जो बाहर से आए, जैसे सिक्किम आया। नए राज्यों का गठन, ये अपने में से, या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र बदलने हैं, सीमा बदलनी है, नाम बदलने हैं, इसकी शक्ति किसके पास है? संसद। क्या कोई अपनी मर्जी से नाम बदल सकता है? उसको क्या करना पड़ेगा? अपने यहाँ से पहले एमएलए, फिर दिल्ली में, फिर राष्ट्रपति मानेगा। अगले पेज पर आओ। आर्टिकल 3 के अनुसार, 3 क्या होता है? देश के अंदर वाले, जैसे तेलंगाना बना, हरियाणा बना, ये 3 के अकॉर्डिंग बने हैं। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन कर सकती है, किसी वर्तमान राज्य का क्षेत्र बदल सकती है, सीमा बदल सकती है और नाम भी बदल सकती है। इसके लिए बहुमत चाहिए या साधारण? छोटी सी बात है, साधारण। किंतु इसके लिए संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जब हरियाणा बन रहा था तब याद है गृह मंत्री ने कहा था, गृह मंत्री ने क्या कहा था? अब अलग करने पड़ेंगे, आपके चाहने से कुछ नहीं होता। अब मान लीजिए कोई भी है, बिहार है, झारखंड, बिहार, ये वाला जो टुकड़ा है, ये अपनी मर्जी से अलग हुए या देश की संसद से? संसद। जितने अलग होते हैं ना, उन सब में किसकी परमिशन कंपलसरी है? संसद। संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन क्या इसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ता है? अपने में से बांटा तो कोई अमेंडमेंट नहीं, पता भी नहीं चलेगा ये। इसको पढ़ लो फटाफट से।
भाग 3 पढ़ रहे हैं हम। राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आगे पढ़ लो। यदि विधेयक किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन से संबंधित है तो राष्ट्रपति विधेयक को उस राज्य के विधानमंडल को राय के लिए भेजेगा, किंतु संसद यदि विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। मान लो देश चाहे कि हमें अपने इस राज्य का नाम बदलना है, तो क्या ये बदल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। राज्य चाहे मुझे अपना नाम बदलना है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी देश को लगता है इसका नाम बदल दो तो देश अपनी मर्जी से बदल लेगा, लेकिन राय किससे मांगी जाएगी? उस कंसर्न स्टेट के लोगों से। आगे पढ़ लो। संविधान का अनुच्छेद 6 में प्रावधान है प्रावधान है नए राज्यों का प्रवेश या गठन अगर 2 के अंतर्गत है। 2 से कौन से आते हैं? जो तुम बाहर से लेते हो। और नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन। 3 में कौन से हैं? हमारे अपने में से हमें बांटने हैं। को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। फिर तुमने कुछ संशोधन गोवा के लिए, सिक्किम के लिए क्यों किए? क्योंकि वो बाहर। 3 वालों के लिए अमेंडमेंट नहीं करना, 2 के लिए अगर बाहर से लिए हैं ना किसी से, तब। क्या अपने वालों के लिए किसी तरह का अमेंडमेंट करना पड़ता है? बेरूबाड़ी यूनियन केस 2011-15 में अमेंडमेंट। बेरूबाड़ी का विवाद तो नहीं, बेरूबाड़ी का तो अलग विवाद है, और ये जो 3 बीघा बताया ये अलग विवाद है। बेरूबाड़ी का विवाद तो 50-60 में पूरा हो गया, और जो ये अब चल रहा था ये कौन सा था? 3 बीघा। ये 15 में इसके ऊपर काम हो गया, लिखित पढ़त हो गई। 11 में हमने लीज पे दे दिया था उनको, कितने सालों के लिए? 99। फिर हमने 4 साल बाद ये कहा भाई जो बस्ती तुम्हारी पड़ती हो, हमने उन्होंने 51 बस्तियां हमें दे दी। वो लीज पहले हो गया। कब हुआ वो? 2011। बेरूबाड़ी अलग चीज है, वो तो ये जो हमने पढ़ो फटाफट से, इसी में नीचे दिया भी हुआ है। आगे पढ़ते हैं तो 368 में नहीं आएगा। इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित। अगला देखो, बेरूबाड़ी आ गया। बेरूबाड़ी किसका हिस्सा था? पश्चिम बंगाल। लेकिन अब हमने किसको दे रखा है? ये बांग्लादेश को। तब पूर्वी पाकिस्तान था। मामले में यहाँ लिख लो, जलपाईगुड़ी में है ये। पूर्वी पाकिस्तान ने दावा किया था, और यहाँ की जनता किसके फेवर में थी? पाकिस्तान। इसलिए देना ही समझदारी थी, क्योंकि लड़ने से क्या रखा था। जलपाईगुड़ी जिला, पूर्वी पाकिस्तान ने इस पे दावा किया। पढ़ के देखो। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्य के लिए प्रश्न आया कि आर्टिकल 3 क्या था? बाहर वाला या हमारा? तो अब हम अपना हिस्सा इनको दें या न दें, वो गया। 3 के अंतर्गत राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं में परिवर्तन की संसद की शक्ति में क्या किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति निहित है? ये क्वेश्चन किससे पूछा? पंडित नेहरू ने। राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र ने किससे मीटिंग रखी? उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने बेंच बनाई, तब उन्होंने दोबारा संविधान को पढ़ा और कहा भाई इसमें तो इस तरह से ठीक रहेगा काम करना। पढ़ के देखो आगे। तो बेरूबाड़ी हुआ अनुच्छेद 3, ये पूछा गया शक्ति निहित है। न्यायालय ने कहा कि संसद साधारण विधि द्वारा ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए आर्टिकल 368, अगर आपको अपना हिस्सा देना है तो फिर आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये अंडरलाइन कर लो। 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। अगर आप बाहर से हिस्सा लेते हैं तो क्या अमेंडमेंट करते हैं? तो बाहर हिस्सा देंगे तो भी लिख लेना। अपने देश में तुम कुछ भी खिचड़ी पकाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। अतः संसद द्वारा 9वां संविधान संशोधन 1960 पारित करके बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 जो अब हुआ था के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपे गए। कितने? 111। और हमें कितने मिले? 51। यहाँ लिख लो जिसने नहीं लिखा। 111 बांग्लादेश से भारत को, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, भारत से बांग्लादेश को हमने ज्यादा दिया हिस्सा, उन्होंने कम। लिख लो 111 भारत से बांग्लादेश और 51 बांग्लादेश से भारत। ये बेरूबाड़ी विवाद तो बहुत पुराना है। ये समझौता जो पढ़ रहे हो ना, ये तो 70 के दशक में स्टार्ट हुआ जब बांग्लादेश बन गया था। कौन सा? 3 बीघा। ये यहीं पे लिख लो, 3 बीघा समझौता।
ये आपके और बांग्लादेश के बीच में है, जबकि बेरूबाड़ी आपके और बांग्लादेश के बीच में नहीं था, वो आपके और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में था। ऊपर एक लाइन लिख लो यहीं पर, नेहरू नून समझौता। नून उनका हेड था, हमारे नेहरू, नेहरू और नून, ये समझौता हुआ था। किस विवाद पर था ये? बेरूबाड़ी, बेरूबाड़ी विवाद। नेहरू ने पहले किससे सलाह की? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने किससे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेशक चीजें दे दो, लेकिन उसके लिए संविधान में अमेंडमेंट कर लेना। कौन सा अमेंडमेंट किया गया? 9वां। और अब 100वें में क्या किया? आपने कुछ हिस्सा उनको, कुछ हिस्सा उनका आपके पास, तो अमेंडमेंट। यानी 9वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा था? बेरूबाड़ी। और 100वां किससे जुड़ा है? 3 बीघा। 3 बीघा इस टाइम तक तो था भी नहीं, ये तो बहुत पुरानी घटना है ना। इसका सन क्या लिखा तुमने? 1952 से और 58 तक ये चला था विवाद। 52 से 58 ये विवाद था हमारा पूर्वी पाकिस्तान के साथ, बेरूबाड़ी। जबकि 3 बीघा आप देखते हैं 1971 के बाद जब ये बन गया, 74 में जाके सामने आया था। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों की इंपॉर्टेंस अलग। नेहरू नून विवाद या नेहरू नून समझौता, कौन सा समझौता था? बेरूबाड़ी का। और अगर कहें इंदिरा और मुजीबुर रहमान का समझौता, 3 बीघा, 3 बीघा, जिसपे अब किसने काम किया? मोदी ने। मोदी ने क्या किया? 111 बस्तियां उनको और वहां से 51। कौन सा अमेंडमेंट करना पड़ा? 100वां। इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट क्यों नहीं किया था? क्योंकि कोई सामान दिया नहीं था। समझौता किया था 6 घंटे का, 12 घंटे का। अब क्या कर दिया? 24 घंटे। कितने साल? और कुछ हिस्से आपस में बदल लिए, तो कौन सा अमेंडमेंट करना पड़ा? 100वां। 9वां किसका था? ये पिताजी के टाइम का है, और 3 बीघा इनकी बेटी के पीएम के टाइम का है। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे।